हेलो फ्रेंड्स, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। फिल्म की शुरुआत में दो आदिम मनुष्य जंगल की गहराइयों में जाते हैं जब तक कि उन्हें एक जादुई पेड़ दिखाई नहीं देता जिस पर कई चमकते हुए फल लटके होते हैं। उनमें से एक उत्सुक होकर एक फल का एक टुकड़ा खा लेता है। आश्चर्यजनक रूप से यह घटना कई बदलावों की शुरुआत करती है। सबसे पहले उनके पैरों के पास एक विशाल सांप आ गिरता है। फिर वे एक अन्य सभ्यता में पहुंच जाते हैं जहां इंसान बहुत आधुनिक हो चुके हैं। जिसने फल खाया था वह इस राज्य की खूबसूरत रानी को आकर्षित कर लेता है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है जहां हम शुरुआती सभ्यताओं के बाइबलिक समय में पहुंचते हैं जब मानवता अभी भी बहुत आदिम अवस्था में थी। एक समूह शिकारी भोजन की तलाश में जंगल की गहराइयों में चला जाता है। वे एक जंगली सुअर का पीछा करते हैं और जब मुख्य शिकारी मार्लाक हमले के लिए तैयार होता है उसके एक साथी के शरीर में एक भाला आ घुसता है। अचानक झेड़ नाम का एक और शिकारी वहां आता है और अपने निशानेबाजी की तारीफ करता है, यह सोचते हुए कि उसने सुअर को मार दिया है। जब उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं हुआ तो झेड़ माफी मांगता है, लेकिन धीमी आवाज में कहता है कि वह शिकारी उसके सामने आ गया था। मार्लाक उसकी तानों भरी बातें सुन लेता है और गुस्से में आकर झेड़ को पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है। इसके बाद शिकारी अपने गांव लौटते हैं जहां हम ओ नामक व्यक्ति को स्ट्रॉबेरी तोड़ते हुए देखते हैं। जब मार्लाक वहां से गुजरता है तो वह ओ का अपमान करता है और उसकी फलों की टोकरी फेंक देता है। पता चलता है कि ओ और झेड़ बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं। वे बातचीत कर रहे होते हैं तभी जेड अपनी पसंदीदा लड़की माया को देखता है और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि वह विनम्रता से उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे एक ऐसा आदमी चाहिए जो उसकी सुरक्षा कर सके और उसके लिए भोजन ला सके। स्थिति तब और बिगड़ जाती है जब मार्लाक माया को प्यार के प्रतीक स्वरूप एक सुअर का सिर उपहार में देता है और उस पर रोमांटिक प्रस्ताव रखता है। इसी बीच ओ भी झेड़ की बहन ईमा को पसंद करता है, लेकिन वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तभी गांव का एक व्यक्ति झेड़ के सोने के स्थान के पीछे शौच करने लगता है, जिससे वह गुस्से में आ जाता है। वह और ओ जंगल में टहलने के लिए निकल जाते हैं, जहां झेड़ गुस्से में बड़बड़ाने लगता है कि उसे हमेशा तुच्छ समझा गया है और कूड़े की तरह व्यवहार किया गया है। वे एक पेड़ के पास पहुंचते हैं जिस पर चमकते हुए फल लगे होते हैं। जेड को पता चलता है कि इस फल को खाना वर्जित है और किसी ने कभी इसे छूने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जेड इस फल को खाने पर जोर देता है क्योंकि वह यह जानना चाहता है कि आखिर इसे खाने की मनाही क्यों है। ओ उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जेड जो यह मानता है कि फल खाने के बाद वह अधिक बुद्धिमान बन जाएगा और शायद माया को भी हासिल कर लेगा, अंततः इसे खा लेता है। जैसे ही वह फल खाता है झेड़ दावा करता है कि उसने उच्चतर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन वह विज्ञान के बुनियादी प्रश्नों का उत्तर देने में भी असफल रहता है। तभी एक विशाल सांप ओ के पैरों के चारों ओर लिपट जाता है, जिससे वह घबरा जाता है। वह हड़बड़ी में पूछता है कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन जेड के जवाब बेकार साबित होते हैं और वह और फल खा लेता है। उस रात गांव में एक नृत्य महोत्सव का आयोजन होता है। ओ ईमा को प्रभावित करने की कोशिश करता है और उसके साथ अजीब तरीके से प्रजनन नृत्य करता है। वह भी उठती है और ओ के साथ नृत्य करती है, लेकिन किसी कारण से वह सोचता है कि उसे यह पसंद आएगा और उसके सिर पर डंडा मार देता है। दुर्भाग्यवश ईमा गुस्से में उसे मारती है और वहां से चली जाती है। इसी बीच गांव के किसी व्यक्ति ने झेड़ को वर्जित फल खाते हुए देख लिया होता है और इसकी शिकायत कर देता है। क्रोधित मार्लाक उससे इस बारे में पूछताछ करता है और परिणाम स्वरूप झेड़ को गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। लेकिन झेड़ के लिए हालात और भी खराब हो जाते हैं क्योंकि वह गलती से गांव में आग लगा देता है, जिससे सभी शिकारी उसके पीछे पड़ जाते हैं। वह तिला वह अपनी जान बचाने के लिए भागता है और थोड़ी ही देर में मार्लाक उसे झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ ढूंढ लेता है। झेड़ लगभग मारा ही जाने वाला होता है जब अचानक ओ उसे बचाने के लिए आता है
और मारलाक के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं, जबकि गांव में चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। ओ को विश्वास है कि दुनिया सपाट है और जब वे पहाड़ों तक पहुंचेंगे तो वे नीचे गिर जाएंगे, लेकिन झेड़ इससे सहमत नहीं होता। अगले दिन ओ का विश्वास गलत साबित हो जाता है। जब वे पहाड़ों के परे जमीन की खोज करते हैं, तब ओ मान लेता है कि झेड़ को यह पहले से ही पता था, क्योंकि उसने वर्जित फल खाया था। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक मैदान में चर रही गायों के झुंड को देखते हैं और झेड़ एक को मारने की कोशिश करता है। वह गाय की ओर झपटता है, लेकिन तुरंत ही उसे लात मार दी जाती है। कुछ देर बाद दो भाई कैन और एबेल वहां आते हैं और बताते हैं कि वे किसान हैं और ये गायें उनकी हैं। जब वे अपने काम के बारे में बता रहे होते हैं तो दोनों के बीच बहस हो जाती है, जो अंततः एक हिंसक लड़ाई में बदल जाती है। आखिर में कैन पत्थर से एबेल को मार डालता है, जबकि ओ और जेड इस अपराध के गवाह होते हैं। डरते हुए कि कैन उन्हें भी मार डालेगा, वे उसकी बात मान लेते हैं और उसके घर चले जाते हैं। उसी शाम जेड और ओ कैन के परिवार के साथ भोजन करते हैं। परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य एडम एबेल के बारे में पूछते हैं और तीनों झूठ बोलते हैं कि उन्होंने उसे पूरे दिन नहीं देखा। बाद में एडम झेड़ को एक खूबसूरत लड़की के साथ सोने का निर्देश देता है, जबकि ओ को एक गंदे आदमी के साथ रात बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। झेड़ यह सोचकर खुश हो जाता है कि आखिरकार वह संभोग कर पाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से वह लड़की केवल अन्य लड़कियों में ही रुचि रखती है। इसी बीच ओ को सोने में मुश्किल होती है, क्योंकि वह गंदा आदमी बार बार जोर से गैस छोड़ता है। अगली सुबह जब आदम और कुछ किसान अपने खोए हुए बेटे की तलाश में खेतों में निकलते हैं, तो उन्हें आखिरकार एबेल की लाश मिलती है और वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कैन ही हत्यारा है। हालांकि इस समय तक जेड, ओ और कैन गांव से भाग चुके होते हैं। वर्तमान में वे एक बाजार में होते हैं, जहां उन्हें मारलाक, माया और ईमा बंधक अवस्था में दिखाई देते हैं। जेड और ओ धीरे धीरे लड़कियों के पास पहुंचते हैं और उनसे पता चलता है कि गांव जलने के बाद अन्य हमलावरों ने वहां हमला किया और सभी ग्रामीणों को गुलाम बनाकर बेचने के लिए अपहरण कर लिया। झेड़ दृढ़ संकल्पित होता है कि वह उन्हें छुड़ाएगा, इसलिए वह लड़कियों को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे की कमी के कारण असफल रहता है। फिर कैन हस्तक्षेप करता है और दावा करता है कि वह सभी को छुड़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन अंत में वह अपने दोस्तों को धोखा देकर उन्हें घोड़ों के बदले गुलामों के रूप में बेच देता है। बाद में झेड़, ओ, माया, ईमा और अन्य गुलामों को एक पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उन्हें किसी को सौंपने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन रास्ते में एक तीसरे पक्ष की जनजाति घोड़ों पर सवार होकर आक्रमण करती है और गुलाम मालिकों पर हमला कर देती है। इस हमले के दौरान झेड़ और ओ किसी तरह से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन माया और ईमा को बंदी बना लिया जाता है। दोनों लड़कियों को बचाने की कोशिश करते हैं और दूर से हमलावरों पर नजर रखते हैं, लेकिन जल्द ही सो जाते हैं। जब वे जागते हैं तो हमलावर गायब हो चुके होते हैं, जिससे वे निराश हो जाते हैं। इसके बाद जेड और ओ एक शहर जिसका नाम सोडोम है की ओर निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने हमलावरों को उस स्थान के बारे में बात करते हुए सुना था। फिल्म फिर एक आदमी अब्राहम पर कट करती है, जो अपने बेटे इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए तैयार होता है, जैसा कि भगवान ने आदेश दिया था। अचानक जेड और ओ जो वहां से गुजर रहे होते हैं, अब्राहम को रोकते हैं और दावा करते हैं कि भगवान ने उन्हें इस बलि को रोकने के लिए भेजा है। यह सुनकर अब्राहम अपनी छुरी गिरा देता है और भगवान का धन्यवाद करता है और फिर उन्हें अपने गांव ले जाता है, यह सोचकर कि वे पवित्र संदेशवाहक हैं। हालांकि अपनी वफादारी साबित करने के लिए अब्राहम कहता है कि दोनों को अपने जननांगों का खतना करना होगा। डर के मारे दोनों गांव से भाग जाते हैं और सोडोम की ओर बढ़ते हैं। सोडोम के दरवाजे पर पहुंचने पर अचानक कई गार्ड उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे इसहाक भाग जाता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है और सजा देने की तैयारी की जाती है। लेकिन सौभाग्य से कैन, जो वहां गार्ड के रूप में काम कर रहा होता है, उनके लिए सिफारिश करता है और उनकी जान बचा लेता है। अगले दृश्य में
तिकड़ी शहर में टहलती है, जबकि कैन गार्ड होने के फायदों के बारे में बताता है। इसलिए अगले दिन जेड और ओ भी बिना किसी कौशल के गार्ड के रूप में भर्ती हो जाते हैं। इसके बाद तीनों बाजार का दौरा करते हैं, जब अचानक शहर की राजकुमारी इनियाना अपने रथ में वहां से गुजरती है। जेड तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, लेकिन कैन उसे याद दिलाता है कि उसकी राजकुमारी के साथ कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वह शाही परिवार से है। इसके बाद वे महल जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि एक कुंवारी महिला की बलि दी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों का मानना है कि बलिदान भगवान को प्रसन्न कर सकता है और बदले में उन्हें बारिश, भोजन और आश्रय मिलेगा। जब महिला को आग के गड्ढे में फेंक दिया जाता है, तो एक गुलाम तीनों के पास आता है और खुलासा करता है कि राजकुमारी इनियाना ने जेड और ओ को बुलाया है। ओ को एक बूढ़े आदमी द्वारा कहीं और ले जाया जाता है, जबकि गुलाम जेड को महल के अंदर ले जाता है। जेड खुद को एक अंतरंग सभा में पाता है और पता चलता है कि जो गुलाम उसे अंदर ले गया था वह वास्तव में माया है। थोड़ी देर बाद जेड को वो दिखाई देता है, जो सोने की पेंटिंग से ढका हुआ एक मूर्ति के रूप में खड़ा है। दोनों फिर भीड़ में ईमा को भी देखते हैं, जो एक गुलाम बन चुकी है। इस समय उसे एक गार्ड परेशान कर रहा होता है, इसलिए जेड उसे डांटने का नाटक करता है और उसे वहां से भेज देता है। इसके बाद वह राजकुमारी से मिलने जाता है, जबकि ऊपरी पुजारी ओ को पवित्र कमरे में ले जाता है और समझाता है कि जिसने भी प्रवेश किया है वह कभी वापस नहीं लौटा। हालांकि अफवाह है कि केवल विशेष लोग ही सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि भगवान नेक लोगों का पक्ष लेते हैं। इस बीच जेड दावा करता है कि वही चुना हुआ व्यक्ति है और इसलिए राजकुमारी उसे पवित्र कक्ष में ले जाती है। वह उसे अंदर जाने और भगवान से बात करने के लिए मना लेती है, ताकि सभी लोगों का कष्ट समाप्त हो सके। जब जेड कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ नहीं होता और वह केवल ओ को छिपा हुआ पाता है, क्योंकि ऊपरी पुजारी उसे अनुचित काम करने के लिए मजबूर कर रहा था। जेड कमरे के बीच में बड़े पत्थर के सामने घुटने टेककर भगवान से प्रार्थना करता है। हालांकि प्रार्थना के बाद जेड और ओ के बीच भगवान के अस्तित्व को लेकर बहस हो जाती है। अंततः दोनों में सुलह हो जाती है और जब वे एक साथ कमरे से बाहर निकलते हैं तो उन्हें ऊपरी पुजारी और कई गार्ड मिलते हैं, जो उन्हें जेल में डाल देते हैं, क्योंकि कमरे में प्रवेश करना नियमों के खिलाफ है। अगले दिन दोनों को बाहर लाया जाता है, जहां उन्हें जनता के सामने पत्थरों से मारकर मारने की सजा दी जाती है। लेकिन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जेड राजा से सामना करता है और दावा करता है कि वह चुना हुआ व्यक्ति है, क्योंकि वह पवित्र कमरे में प्रवेश करने के बाद भी बिना किसी खरोंच के बाहर आया है। नतीजतन पूरा भीड़ के समर्थन में चिल्लाने लगती है। राजा भी इस सिद्धांत पर विश्वास कर लेता है और इसलिए वह उनकी मौत की सजा को रद्द कर देता है। लेकिन उन्हें रिहा करने के बजाय वह उन्हें गुलाम बनाकर रखने का फैसला करता है। दोपहर में एक और कुंवारी महिला की बलि दी जानी है। आश्चर्यजनक रूप से राजा अपनी ही बेटी राजकुमारी इनियाना को चुनता है, क्योंकि वह उसकी लगातार शिकायतों से तंग आ चुका होता है। इस समय ईमा और माया भी बलिदान के लिए कतार में होती हैं, और जब जेड को इस बारे में पता चलता है तो वह एक नाटकीय प्रवेश करता है और इस प्रक्रिया में एक निर्माण स्थल को नष्ट कर देता है। इसी समय अब्राहम, इसहाक और उनके सैनिक खुद को प्रकट करते हैं और एक बड़े पैमाने पर दंगा शुरू हो जाता है। जनता भी विद्रोह करने लगती है, जबकि कुछ गार्ड राजा के खिलाफ हो जाते हैं और उसे मारकर उसका ताज ले लेते हैं। इसी बीच ओ ईमा को बचाता है और अंततः उसे अपने प्यार का इजहार करता है, जिससे दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। जेड कई गार्डों से लड़ते हुए अंततः माया को ऊपरी पुजारी से बचाता है, जो आग के गड्ढे में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद लड़ाई समाप्त होती है और भीड़ जेड के लिए जयकार करने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही चुना हुआ व्यक्ति है। इसी समय बारिश भी शुरू हो जाती है, जिससे लोग और भी उत्साहित हो जाते हैं। हालांकि जेड अंततः सच बोलता है और सभी को बताता है कि वह सिर्फ एक साधारण आदमी है
जो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा था। वह आगे बताता है कि कोई भी चुना जा सकता है और अगर वह कठिन समय से डटकर मुकाबला करे तो वह अपनी किस्मत खुद बना सकता है। अंतिम दृश्य में जेड के प्रेरणादायक भाषण के बाद भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। इसके बाद राजकुमारी इनियाना सोडोम की रानी बन जाती है, जबकि जेड और ओ अलग अलग रास्तों पर जाने की तैयारी करते हैं। ओ अपने गांव लौटकर उसे फिर से बसाना और विकसित करना चाहता है, जबकि जेड माया के साथ दुनिया की सैर करना चाहता है। फिल्म का अंत दोनों के भावुक लेकिन थोड़े अजीब से अलविदा के साथ होता है। वे सोडोम शहर को छोड़ते हैं।